नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ मिलवाते हैं मेहमान से, ले जाते हैं सैर पर और देते हैं फिटनेस का मंत्र भी। तो आज की बात में हम आपको बताएंगे क्या है विषय। आज की बात में हम बात करेंगे परीक्षा की तैयारी और बढ़ता तनाव के बारे में, और साथ ही साथ बालिका सुरक्षा के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स, जिससे अगर आप भी इन विषयों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0755266049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 180023300340। तो दर्शकों, मैंने आपको फ़ोन नंबर्स बता दिए हैं। हम बात करेंगे आज की बात में विषयों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि विक्रम संवत 2079 फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष पंचमी है। 10 फरवरी 2023 तिथि है और दिन है शुक्रवार। दर्शकों, इतिहास का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में और कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटित होता है इतिहास में। तो आइए नज़र डालते हैं क्या कुछ खास घटित हुआ है इतिहास में। सन 1931 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सन 1970 में कुमार विश्वास हिंदी मंच के एकमात्र ऐसे कवि जिनकी कविता भारत के प्रायः सभी बड़े मोबाइल ऑपरेटरों के कॉलर ट्यून में शामिल है। और साथ ही 1979 में ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया। 1992 में अंडमान और निकोबार द्वीप विदेशी पर्यटकों के लिए खुला। 1998 में पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों के लिए 35 देशों द्वारा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता संपन्न हुआ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा। और साथ ही 2005 में सुरक्षा परिषद की भारतीय दावेदारी के समर्थन में डेमोक्रेट सांसद फ्रैंक पालोन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश किया। 2006 में नेपाल के नगर निगम चुनाव में राजा समर्थकों ने जीत दर्ज की। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज विश्व दलहन दिवस है। सन 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा की गई इस दिवस के लिए, और इस दिवस पर दालों से जुड़ी हुई बातें होती हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है और दालों का क्या महत्व है, पोषण में क्या महत्व है, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं विचार की, क्योंकि विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और एक विचार हमारा जीवन बदल के रख देता है। तो आइए नज़र डालते हैं क्या कुछ खास है विचार में। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और ये अनमोल वचन है नेल्सन मंडेला जी के, और बिल्कुल सत्य वचन। वाकई में अगर शिक्षित होता है व्यक्ति, वो समाज को शिक्षित करता है, देश को शिक्षित करता है और साथ ही साथ विश्व में एक अच्छा नाम कमा सकता है। और आज की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है परीक्षा की तैयारी और बढ़ता तनाव के बारे में। जैसा कि हमें पता है जीवन में परीक्षा हम सभी को देनी पड़ती है और तनाव भी ज़रूर होता है। जब भी परीक्षा का नाम सुनते हैं तो तनाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन क्यों होता है तनाव और इससे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आज हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में है डॉक्टर राजेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है। मैं बताना चाहूँगी डॉक्टर राजेश शर्मा जी प्राचार्य हैं सरदार पटेल स्कूल के, और साथ ही साथ मास्टर ट्रेनर हैं सीबीएसई के और काउंसलर भी हैं सीबीएसई हेल्पलाइन के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और एक और विशेष अतिथि है हमारे साथ, विषय विशेषज्ञ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं सोनम छतवानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे आप सीबीएसई टेली काउंसलर भी हैं और फाउंडर हैं आत्मन की। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे डॉक्टर राजेश सर से। आपसे जानना चाहेंगे सर कि जब बात होती है एग्ज़ाम की और स्ट्रेस भी ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, क्या है ये एग्ज़ाम का तनाव? कृतिका जी, ऐसा होता है कि जब परीक्षा का शब्द हमारे कान में आता है तो तनाव अपने आप होने लगता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर की बात है कि जब भी हमें कोई परीक्षण देना है तो परीक्षण के कारण थोड़ा सा लगता है मन में कि कोई हमें देख रहा है। मैं यहाँ पर जब हम परीक्षा की बात कर रहे हैं स्कूल की और या बोर्ड की परीक्षाएं अभी शुरू ही होने वाली हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो ये जो परीक्षण है उस समय बच्चे की अगर तैयारी उसको ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई तो वो ज़रूर तनाव देता है। तो मेरा बच्चों से केवल कहना यही है कि अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी तैयारी में विश्वास रखें और जो बेस्ट है वो देने की, किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल तनाव नहीं होगा।
बिल्कुल। और जब भी तनाव की बात होती है तो मनोवैज्ञानिक की सबसे ज़्यादा याद करते हैं, चाहे पेरेंट्स हो या बच्चे हों। सोनम जी, आप क्या कहेंगी जब भी हम परीक्षा पास आने वाली होती है या परीक्षा का नाम सुनते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं और बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स घबरा जाते हैं, तो आप क्या कहेंगी इस पर? कृतिका जी, ये बहुत ही अच्छा आपने एक पेरेंट्स का सेक्शन लाया, क्योंकि हम हमेशा बच्चों के बारे में बात करते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब कुछ साल पहले कुछ कॉल्स आते हैं, तो उस कॉल में एक बच्ची का कॉल था। उस बच्ची ने पूछा कि मैम, मुझे एग्ज़ाम है कल इंग्लिश का, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, किस चीज़ का डर लग रहा है? तो बोले, मैम प्रिपरेशन नहीं है। प्रिपरेशन नहीं है तो कितनी प्रिपरेशन नहीं है, तो प्री बोर्ड में कितने हैं, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स। और थोड़ा बहुत बच्चे हैं ना, कई बच्चे दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, वो चीटिंग के बारे में सोचते हैं, दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचने लगते हैं तनाव के कारण। तो मैंने उस बच्चे से एक सवाल पूछा, मैंने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी रात को तुमसे पूछती है ना, तुम खाना बनाना है तो सुबह तुम क्या खाओगे, नाश्ते में तुम क्या खाओगे सुबह, इस तरीके के सवाल करती हैं? बोलते हैं हाँ करती हैं। तो मैंने कहा, अगर वो सुबह जल्दी जल्दी में उठें और जल्दी जल्दी में नाश्ता बना के दे दे, तो क्या वो चीज़ें बना पाएंगी जो वो करना चाहती हैं? बोलती, नहीं मैम, फिर तो नहीं कर पाएगी। मैंने उससे पूछा, देखो, कौन सा तनाव है? तनाव वो परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है कि नहीं है, या वो तनाव का लेवल है जहाँ पे तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो? क्योंकि दूसरों को सुनने से बहुत सारी चीज़ें हम एनवायरनमेंट में से ले लेते हैं, और वो चीज़ें ना अपने अंदर ढूंढने लगते हैं और फिर तनाव में चले जाते हैं। बिल्कुल। पर दूसरा साइड है, पेरेंट्स क्योंकि बच्चे को देख रहे हैं, क्योंकि वो खुद उस स्ट्रेस में है कि भाई मेरा बच्चा पहले 80 लाया था, अब इसको 90 की तैयारी करानी है, मुझे 95 की तैयारी करानी है, वो सोच सोच के उनकी रात की नींद भी खराब हो जाती है। बिल्कुल। आप पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको एक सिंपल सा सजेशन है, आराम से बच्चों को घर में रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें, पानी पिएं बच्चे, क्योंकि पानी अवॉइड करते हैं, स्लीप साइकिल उनका ख़राब होता है। बिल्कुल। और एक सिंपल लॉजिक, बच्चों को सोने का सजेशन कम दें, जिस टाइम पे उनका पेपर है वो उस टाइम पे जागें, आप उनसे बातचीत करें उस समय पे, और खुद को भी खुश रखें, तो आप बच्चों के साथ भी खुश रहेंगे। सोनम जी, बहुत अच्छी टिप दी है आपने कि जो रूटीन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है किसी की भी बच्चे के जीवन में। और पानी पीना, वाकई में पानी नहीं पीते हैं बच्चे, और जिसकी वजह से शायद स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। दर्शकों, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट्स हैं और बात बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हो रही है। मैं आपको नंबर बताना चाहूँगी, हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-233-00340 और दूसरा नंबर है 0755-266-0049। आप अपनी समस्या हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे साझा कर सकते हैं और जान सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजेश जी भी हैं, जो आपकी जो परेशानी है, जो बच्चे आपके स्ट्रेस में रहते हैं, उससे जुड़े हुई कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। राजेश सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो प्राचीन काल में हमने देखा है गुरुकुल परंपरा होती थी, और तब हमने कभी कहानियों में नहीं पढ़ा, तनाव का शब्द ही नहीं पढ़ा, क्योंकि गुरुकुल में बच्चे साल भर तैयारी करते थे और परीक्षा का कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं हुआ करता था, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी रहती थी। क्या कहेंगे अगर हम आज की जो व्यवस्था है, पर जो हम तैयारी करवाते हैं बच्चों की शिक्षा की, आज की व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था में, और हमें कैसे ओवरकम करना चाहिए इसको? आपको खुशी हुई कृतिका, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, अगर आप देखें कि पहले परीक्षा कोई ऐसे रिटन करके या कोई कागज़ दे के ऐसे नहीं होती थी। जो बच्चा, उसको कुछ सिखाया गया जी। फिर उसको वो कराया गया, उसने उसको कितने लेवल तक किया, फिर उसको अगर मान लीजिए जो उससे करना चाहिए वो नहीं किया, तो फिर उसको और प्रैक्टिस कराई गई और उसको अनुभव कराया गया। तो यही ज़रूरत, वो आजकल फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको कहना चाहिए ना, इसलिए सीबीएसई ने सजेस्ट किया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेटिव असेसमेंट करना चाहिए। जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है तभी हम बच्चे से पूछते रहें कि आपने ये किया। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखें, महाभारत के टाइम पे गुरु द्रोणाचार्य क्या करते थे, उनको पहले सिखाते ही रहते थे, सिखाते। फिर एक दिन सबका टेस्ट लेते थे कि भाई कौन किस लेवल पे आया, और उनके जो आंसर्स होते थे उससे समझते थे कि इसको कितनी एक्सपर्टीज़ आई है। जी। तो आपने, मेरे ख्याल में सभी ने, हमने कहानी पढ़ी, जब वो चिड़िया बैठाई हुई थी तो वहाँ पे सबको बुलाया, पांडवों को, कौरवों को, फिर इनसे पूछना शुरू किया। वही स्थिति हमें आज सर, भी आपसे बात करेंगे। एक हमारे साथ डाइटिशियन जुड़ी हुई है फ़ोन पर, हमारे साथ है रश्मि जी। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी और बढ़ता तनाव के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे कैसा रूटीन रहना चाहिए बच्चों का, खान पान की कैसे हमें देखभाल करनी चाहिए बच्चों की, खासकर एग्ज़ाम के समय?
जी, नमस्कार। जब ये एग्ज़ाम टाइम चलता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं और टेंस होने के कारण बच्चों में डिहाइड्रेशन ज़्यादा देखने को आता है। जी। तो इस समय बच्चों को माइंड में हमें हाइड्रेट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह हमें लिक्विड डाइट अच्छी रखनी है। जैसे बीच-बीच में बच्चे जूसेस हैं या नारियल पानी है बिल्कुल। या वेजिटेबल सूप है, तो लिक्विड अच्छा रखें और साथ ही साथ अपने डाइट में प्रोटीन रिच और माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच डाइट रखें। जैसे कि प्रोटीन में आप बादाम है या जैसे सूखे मेवे हो गए, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, इसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें और ऐसी डाइट में जो ज़्यादा हैवी ना हो, जो इजीली उनको डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए और उनको और कोई दिक्कत ना है और इजीली एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। तो इसके लिए खूब पानी भी पिए और साथ ही साथ प्रोटीन के लिए दही है, मक्खा है और दूध से बनी चीज़ें हैं और पनीर है, इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए तो हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें। जैसे कि पालक हो गया या वेजिटेबल, अभी सीजनल सब्जियां जो आ रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और ये जैसे जैसे स्मूदी ज़्यादा होता है, स्ट्रॉबेरी शेक हो गया, पपाया शेक हो गया, चीकू शेक हो गया, इसमें ऊपर से जैसे ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे कि तिल हो गया या चिया सीड्स का प्रयोग करें। इससे क्या होगा, ब्रेन में हाइड्रेशन भी रहेगा और ब्रेन को हमारा ब्रेन की एनर्जी लेवल भी बनी रहेगी। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि डाइट में क्या कुछ शामिल करना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे खाना ही नहीं खाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि उनके टेस्ट को डेवलप करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए, खासकर एग्जाम के समय, तो कैसी क्या पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं? साल भर बच्चे क्या होते हैं कि बाहर का जंक फूड ज्यादा लेते हैं और उससे बच्चों का ब्रेन है वो लेथार्जिक ज्यादा रहता है। तो इसीलिए कि उनको टेस्ट वहाँ का उनको अच्छा लगता है, घर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों की डाइट में थोड़ा सा कलरफुल यूज करें, कलरफुल ज्यादा से ज्यादा कलर का यूज करें। जैसे कि सफेद है, तिरंगा हमारे जैसे बोलते हैं, ऑरेंज कलर है, रेड कलर की सब्जियां हैं, ग्रीन कलर की सब्जियां हैं और इसी तरह व्हाइट कलर के जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इनका प्रयोग करें और उसको वैरायटी दें कि एक ही एक चीज हमने बच्चे को निकाली कि रोटी सब्जी दाल चावल, उसको अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो हम उसको किसी और वे में जैसे पिज्जा ही बना दे। गेहूं के आटे का पिज्जा या ज्वार के आटे का हम पिज्जा बना सकते हैं, बाजरे का चीला बना सकते हैं, मूंग दाल का चीला बना सकते हैं। तो हमें उसी में हम सब्जियां ऐड करके हम उसको वैरायटी दे सकते हैं और इसमें एक ही डाइट में उनको पूरी कैलोरी भी मिलेगी, एक ही मील में उनको सारे मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट आराम से मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कैसी डाइट रखनी चाहिए बच्चों की, और पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी टिप दी कि आप तिरंगा जो होता है वो डाइट में शामिल कर सकते हैं। कलरफुल रहेगा अगर खाना तो बच्चे अट्रैक्ट होंगे और अपने आप खाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। शर्मा जी, हम बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, बात कर रहे थे, आप नई शिक्षा नीति के बारे में हमको बता रहे थे, हम फिर से जानना चाहेंगे। तो जो सीबीएसई ने अभी लाया है उसी सिस्टम पे हम जा रहे हैं कि बच्चे को हम लगातार एक फॉर्मेटिव असेसमेंट उसका रहेगा और उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाने की सिस्टम बनाया है जिसमें बच्चे का असेसमेंट खुद भी करेगा, उसके साथी भी करेंगे, जितने टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स टीचर, वो सारे के सारे उसके बारे में जब फीडबैक देंगे तो उन चीज़ों से बच्चे का एक तो जो केवल लिख के करने का तनाव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो परीक्षा प्रणाली रही है ना वो हाई स्टेक्स मार्क्स कि उसके केवल नंबरों पे ही सब कुछ निर्भर था, वो उस निर्भरता को ख़त्म किया जा रहा है। अब बच्चे की एक्टिविटीज़, क्रिएटिविटी और उसके अपने जो कोशिश है उस चीज़ को भी महत्व दिया गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने सर बताया। सर, एक चीज़ आपने जो बोली कि प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़ता जा रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सोनम जी ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे प्रैक्टिकल में अच्छे होते हैं कई बार थ्योरी में अच्छे नहीं होते और थ्योरी में इतना स्कोर नहीं कर पाते और वहाँ वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं कन्विंस कर पाते हैं और ना ही टीचर्स को। तो ऐसे समय में आप बच्चे की किस प्रकार से काउंसलिंग करते हैं या हम उस बच्चे को प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी में कैसे ग्रूम कर सकते हैं? देखिए कृतिका जी, उससे पहले एक फ़ोन लेना चाहेंगे सोनम जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा उत्तर प्रदेश बाराबंकी से। मैं जानना था परीक्षा के दौरान जो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, घबराहट होती है, तो उन्हें निडर होना चाहिए, निर्भीकता होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, दबाव रहित होना चाहिए, प्रेशर में नहीं, देश में उन्हें परीक्षा देना चाहिए। तो ऐसी प्रकार में जो अभी बच्चों के अभिभावक होते हैं, घर वाले होते हैं, पड़ोस वाले होते हैं, तो किस प्रकार की उनको मदद करनी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए बच्चे के साथ? बहुत अच्छा प्रश्न है सोनम जी, व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चे को कैसे हमें रखना चाहिए घर में उस समय जब एग्जाम होते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो उन्होंने क्वेश्चन किया है वो व्यवहार, खुद के व्यवहार और सोसाइटी के व्यवहार दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ तक सोसाइटी की बात है, वहाँ से बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन रहते हैं, ये टच करेंगे, मतलब
ये एक परसेंटेज को टच करेंगे, ये नेक्स्ट बिल्कुल। चीज़ को टच करेंगे, ये क्राइटेरिया सेट करते रहते हैं वो बाहर, वो हमें सोसाइटी में दिखता है। और जहाँ पेरेंट्स की बात है वहाँ उनका वो उसको सुन सुन के है ना, वो चाहे आजकल थोड़ा सा नज़रिया बदला है पेरेंट्स का, वो बच्चों को समझने लगे हैं कि किस लेवल पे मैं बच्चों को यहाँ पे देखूँ, वहाँ पे देखूँ, किस तरीके से मुझे देखना है। पर जब सोसाइटी की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं खुद भी स्ट्रेस में आके बच्चों को गुस्सा करने लगते हैं। पहले तो वो नहीं करना है। बाहर के एक्सपेक्टेशंस पे ध्यान कम दीजिए, ना कहना सीखिए बाहर, जो चीज़ नहीं एंटरटेन करानी है बिल्कुल भी नहीं। बच्चों से कंफर्टेबली बैठ के बात करिए, क्योंकि ये जो एज है बच्चों की 15 से अभी 12 तक के बच्चों की अगर हम बात करें, 18 तक बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो इम्पल्सिव भी होके कई ऐसे एक्ट करते हैं जो अभी कहना ठीक नहीं लगता, पर ऐसे इम्पल्सिव एक्ट से बचने का तरीका है उनको सुनना, वो कहना क्या चाह रहे हैं वहाँ पे। दूसरा, जो बाहरी लोग हैं वो अपना ऐसा रिएक्शन एकदम से बच्चों को कभी नहीं दे। बात कर रहे हैं तो कुछ एकदम से रिएक्ट नहीं करे उनके साथ में, और पेरेंट्स को एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सुनना पहले चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो इनडायरेक्टली नॉन वर्बल वे में आपको कम्युनिकेट करते हैं। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा निराश है या डिप्रेस्ड है। साइलेंट में बच्चे कई बार साइलेंस एंजॉय कर रहे होते हैं। आप दिन भर उनको कहेंगे पढ़िए 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 पढ़िए, हो सकता है एक बच्चा पूरा काम कर चुका है, मेंटली वो प्रिपेयर्ड है, वो खेलना चाहता है, उसको थोड़ी देर खेलने दीजिए। कई पेरेंट्स एक टेक्निक अपनाते हैं, सब बंद कर दो। अभी सब बंद कर दो तो उसका दिमाग रेडी है खेलने से, एक्टिव होता है, तो आपने तो उसकी एक्टिवनेस को तो किल ही कर दिया। वो कहता है 4 घंटे में मम्मी मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे 5वां घंटा बाहर वॉकिंग पे ले चलो। नहीं, तू भी नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊँगी। ऐसा नहीं करिए। उसकी दिनचर्या में जो उसे कुछ हैप्पीनेस मिलती है ना जिस चीज़ को करने से, वो करने दीजिए उसे आप। बिल्कुल सोनम जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि वाकई में बच्चा हो सकता है पूरा कार्य कर चुका हो और अब वो खेलना चाह रहा हो, तो वही उसका स्ट्रेस रिलैक्स होने का समय होता है। शर्मा सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, मैम ने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया। मैंने एक्चुअली सोनम ने ज़्यादातर बता दिया है। मैं केवल पेरेंट्स से केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। निवेदन ये, अपने बच्चे पर विश्वास रखिए। बिल्कुल। उसका जो रूटीन है, उसका सोने का, खाने का, और जो उसके हम फैसिलिटेटर बने, डिक्टेटर ना बने। और वो विश्वास रखने से दूसरे से बच्चे को कंपैरिजन मत करिए। हाँ जी। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि बच्चा अपने लेवल से बेस्ट कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, बहुत अच्छा मैसेज है कि हमें अपने बच्चे पर विश्वास रखना होगा कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, और ज़्यादा ओवर उम्मीदें रखना भी ठीक नहीं रहता है, जो कि मैम ने बताया, सोनम जी ने, कि सोसाइटी में एक प्रेशर रहता है कि A++ ही सिक्योर करेगा या फर्स्ट पोजीशन ही सिक्योर करेगा। इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। सोनम मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि स्ट्रेस की परिभाषा क्या है? पेरेंट्स कैसे समझे कि उनका बच्चा स्ट्रेस में है? देखिए कृतिका जी, स्ट्रेस को नापने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स है। कई बार तो हम ऐसा मुरझाए हुए चेहरे को ही स्ट्रेस समझते हैं, ये नहीं है। कई बार बच्चे आपको गुस्सा ज़्यादा करेंगे, एंगर दिखाते हैं वो अपना, आपने कुछ कहा तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार वो स्कूल जाने को मना कर देंगे, इवन जो रिविजन टेस्ट होते हैं वो नहीं करना चाहेंगे। अवॉइडेंस बिहेवियर रहता है, वो अवॉइड करते हैं। कई बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, कई बच्चे बिल्कुल नहीं सोते हैं, ये तो नॉर्मल पैरामीटर्स है। कई बच्चे ज़्यादा हंसते हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्हें ओवरकम करना है ना किसी चीज़ को, तो वो बहुत हंसेंगे उस टाइम। आपको लगेगा दिन भर स्माइल कर रहा है, मैं कुछ भी इसको डांट रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये तो हंसता ही जा रहा है, ये मेरी बातों को उल्टा उल्टा जवाब दे रहा है। वो अवॉइड करते हैं, वो कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं वहाँ पे। तो ये छोटे छोटे पैरामीटर्स का ध्यान रखिए। बच्चे अगर कोई चीज़ अवॉइड कर रहे हैं तो उनसे कनेक्ट और कोलैबोरेट करके बात करिए। दूसरा, आपने एक सवाल पूछा था जहाँ पे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में, कि किस तरीके से बच्चे जहाँ प्रैक्टिकल में अच्छे हैं यहाँ पे अच्छे नहीं हैं, थ्योरी में अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं हैं से पहले आप किस चीज़ में, उस चीज़ को उस समय एक क्वेश्चन रखिए कि आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद हैं, ये सोचिए। हम क्या सोचते हैं, मुझे याद नहीं है, तो आपको उसको रिवर्स करके सोचना है कि मुझे सिर्फ अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद हैं। अगर आप थ्योरी में उतने अच्छे नहीं हैं, आपको एक पेज का आंसर लर्न करना है, कहीं भी एग्जाम में नहीं लिखा है कि आपको डिट्टो कॉपी करना है। आपकी लैंग्वेज ख़राब है, कोई बात नहीं, रिलैक्स करिए, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कोई बात नहीं। एक एग्जामिनर समझता है बच्चे की कठिनाइयाँ क्या होती हैं, उस तरीके से पेपर चेक होता है पहले। दूसरा, हमें अपना बेस्ट देने की आदत होती है, तो आपका बेस्ट हो सकता है थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, अपनी राइटिंग स्पीड कम मत करिए। सेकेंडली, एक पेज का अगर कोई आंसर है तो उसको आप अगर पॉइंटर्स में याद कर सकते हैं तो पॉइंट्स में याद करिए। सोनम मैम, हमारे साथ कमला नेहरू विश्वविद्यालय की प्राचार्य हैं अनीता बाजपेयी मैम। बहुत बहुत स्वागत है अनीता मैम।
अनीता मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, परीक्षा में जो बच्चे होते हैं वे तनाव में रहते हैं, तो जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल में कैसे आप तैयारी करते हैं, खासकर एग्ज़ाम की अगर बात करें तो। और साथ ही ये भी, जैसा कि सोनम मैम ने हमको बताया कि बच्चों का रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं सोसाइटी के साथ साथ जो पेरेंट्स की रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। हमारे साथ अनीता बाजपेयी मैम है, बहुत बहुत स्वागत है अनीता मैम। धन्यवाद धन्यवाद। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल में आप बच्चों की किस प्रकार से तैयारी कराती हैं, खासकर परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं जिससे वो तनाव में ना रहे। बच्चों से डिफरेंट लेवल पे हम लोगों का प्रिपरेशन होता है जी। सबसे पहले तो यही है कि उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, और ताकि वो उनका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए, उनको रिवीजन का टाइम देते हैं। जी। बस उनके स्ट्रेस और जो इस तरह का उनको प्रॉब्लम है उसके लिए डिफरेंट लेवल पे काउंसलिंग भी की जाता है। तो एक तो हमारा जो टीचर्स की उस पे रहता है, इसके अलावा पेरेंट्स को हम 1-to-1 टॉक पे इनवाइट करके उनसे बोलते हैं, प्लस सेशंस होते हैं जिसमें बच्चों को मैं ही एज अ प्रिंसिपल हम उनको टिप्स, एग्जाम में क्या टिप्स हैं जिससे वो बेटर स्कोर कर सकते हैं, उनका डेली का रूटीन क्या होना चाहिए जी। ये सारी चीजें उनको बताते हैं, प्लस उनको मोटिवेशनल मूवी या फिर कुछ प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं ताकि बिल्कुल वो मैम। उनको क्या आपके बना स्कूल रहे। में कोई काउंसलिंग सेशन भी होता है, मनोवैज्ञानिक को आप बुलाते हैं और बच्चों को, ताकि तनाव ना हो? हाँ, मनोवैज्ञानिक वैसे तो देखिए सारे टीचर्स खुद एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा बिल्कुल सारे स्कूल्स में, अभी हमारे स्कूल में भी जो काउंसलर वो होते ही हैं। बिल्कुल। तो वो 2 लेवल पे काउंसलिंग होती है। अगर बच्चे को किसी को पर्सनल उस पे काउंसलिंग की जरूरत है तो जो हमारा काउंसलर है स्कूल में वो मॉनिटर करता है, वो उसको 1-to-1 सेशन लेते हैं। इसके अलावा रूटीन क्लासेस होती है जो बिल्कुल। काउंसलर और सीधे क्लास में जाके बच्चों से जनरल बात करके उनकी काउंसलिंग करना, उनको टिप्स देना। बिल्कुल अनीता जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं परीक्षा में बच्चों को हो रहे तनाव के बारे में। डॉक्टर राजेश सर हैं। राजेश सर, आपको 15 साल से भी अधिक एक्सपीरियंस है एज एन काउंसलर सीबीएसई में। जानना चाहेंगे कैसे प्रश्न आते थे जब पेरेंट्स अप्रोच करते होंगे, वो बताते होंगे कि घर में तो बच्चा कुछ और रिएक्ट कर रहा है लेकिन आप वहाँ स्कूल में सेटिस्फाइड भी होंगे, ऐसे कई प्रश्न आते होंगे, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। हेल्पलाइन की जहाँ तक बात करें कृतिका जी, तो मेनली मैंने ज़्यादातर काउंसलर्स को आते हैं जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन वाले, कि सर अब क्या करूं एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा उस समय बच्चों से कहना यही होता है कि अब क्योंकि समय बहुत कम है, बिल्कुल आपको क्या करना है, जो सिलेबस आपने प्रिपेयर किया है उसका रिवीजन कीजिए, साथ के साथ प्रैक्टिस पेपर्स लीजिए, आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना शुरू करें और उससे आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन से चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप थोड़ा उसका रिवीजन दोबारा करिए, बिल्कुल, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। पेरेंट्स के लिए तो हमेशा वही है कि आपको सपोर्टिव रहना है, आपके प्रेजेंस बच्चे को होनी चाहिए। आपको हेलीकॉप्टर नहीं बनना है बच्चे के सिर पे, बिल्कुल आपको सपोर्ट, मतलब अगर मान लो बच्चे को खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है या उसे और कोई आवश्यकता है, वो आप पूरी करते रहें, बजाय उस पर प्रेशर के पढ़ते रहो, वो नहीं। क्योंकि बच्चे को रूटीन, जो बात सोनम ने भी बताया कि हमें रूटीन नहीं चेंज करना है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए वो जंग में आया हुआ है, उसको युद्ध करना है, वो नहीं है। बिल्कुल वो परीक्षा को एक सहज भाव से, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो मतलब आप सोचिए इतने साल से जब से वो बने हैं, बच्चों के लिए ये ध्यान रखे, और उनका कहना ये है कि ये एक सहज व्यवहार होना चाहिए, ये परीक्षा भी हमारे हर रोज़ का रूटीन है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि सहज व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। एक अभिभावक हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका कॉल आया हुआ है, हमारे साथ हैं आकांक्षा सिंह जी। आकांक्षा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। जी नमस्ते मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी सर से कि अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है तो बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपने माइंड पे जी, इस कारण वो चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल सोनम जी, आपसे ये प्रश्न है कि स्ट्रेसफुल हो जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए, टिप्स? देखिए, मैं चाहूँगी सर भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन पूरा दें, क्योंकि जब मैं सर का ही एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, सर प्रिंसिपल थे, तो बहुत से बच्चे हैं ना ऐसे
स्कूल में आके चीज़ें बोलते थे, काउंसलिंग ऑफिस में वो घर पे नहीं बोलते थे कभी भी। तो मैं हमेशा सर से डिस्कस किया करती थी कि सर ये घर में नहीं बोल पाते हैं, इनका ऐसा सर यूज्ड टू से ना, सोनम वी विल हैंडल इट, मतलब वेरी रिलैक्स्ड वे। अगर आपके सामने बहुत सारे बच्चे हैं ना ऐसे, तो भी ही यूज्ड टू रिएक्ट इन अ वेरी हम्बल वे। तो सबसे पहले हम्बल बनना है और बच्चे को सुनना है, जैसे मैंने पहले आपसे कहा। पर वो चिड़चिड़े हो क्यों रहे हैं, उसकी चिड़ का रीज़न क्या है, जड़े क्या है वहाँ पे। कई बार क्या होता है, बच्चे हैं ना अपने, उनके इमोशंस, कभी कुछ हुआ होता है पास्ट में और निकलता आज है। मान लीजिए उनकी कोई बुलिंग हुई है पास्ट में, या वो आपको कुछ कह नहीं पाए। हमेशा पेरेंटिंग प्रॉब्लम नहीं होती है, इन्वायरमेंट भी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कोचिंग क्लासेस का आजकल बहुत कल्चर है, आप कोचिंग क्लास में बच्चे को जमा करके सोचते हैं वाओ द बेस्ट पार्ट आई हैव डन। मैं नहीं कहूँगी, क्रिटिसिज्म नहीं है, पर क्या आपका बच्चा कोचिंग क्लास में उतना अडेप्ट कर पा रहा है? वो प्रेशर फील करते हैं आजकल घर में आके कि क्योंकि मेरे माँ बाप ने, कई काउंसलिंग सेशंस में बच्चे बोलते हैं कि मेरे माँ बाप ने तो 30,000 जमा कर दिए, अब उसके कारण मुझे कोचिंग जाना कंपलसरी है। मैम मेरी तो नींद ही आराम हो गई, स्कूल का भी नहीं कर सकता मैं, और मैं कोचिंग का भी नहीं कर सकता, तो मैं जाऊँगा। एंड दे आर वेरी वो आपके सामने चिल्ला रहे हैं। अब वहाँ पे देखना है क्या रीजंस हैं जो बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है। उस मोमेंट में नहीं हुआ है, वो ये ध्यान रखिएगा, वो बैगेज पहले का है। थोड़े ठंडे हो जाइए, ध्यान से सुनिए, और आई वुड लाइक सर भी इसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड आपसे भी करें। जानना चाहेंगे मैं क्या आप जैसे कहेंगे? माता जी हैं, आकांक्षा जी ने प्रश्न पूछा है, जी। मेरा आपसे निवेदन केवल एक है, माताजी पिताजी का प्यार शर्तों पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे आजकल के पेरेंट्स क्या शर्त रखते हैं, 90% आएगा तो मेरा बेटा, और उस 90 से कम रहेगा तो मेरा नहीं। ऐसा मत करिए। ये जो फ्रस्ट्रेशन बच्चे दिखाते हैं, इन डर से दिखाते हैं। तो हमारी ये निवेदन मैं सभी पेरेंट्स से करता हूँ, आकांक्षी ने जो प्रश्न पूछा है कि आपका प्यार, आपका दुलार, वो बच्चा है हमारा। अरे केवल क्या मार्क्स ही हैं बच्चे के लिए जो वैल्यू देते हैं? जी। और कितने सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, जो लोग स्कूल नहीं गए, जिन्होंने कभी कुछ पढ़ाई, कोई परीक्षा नहीं दी, उन्होंने भी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करके दिखाए हैं। तो हम क्यों इतना प्रेशर बच्चों पे बनाते हैं और क्यों शर्तें रखते हैं? तो वो शर्तें न रखें। मैं बड़े विश्वास से ये कह सकता हूँ कि बच्चे का जो डर है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको निकालने के लिए ये माहौल अगर हम घर में बनाएंगे कि तुम जो भी नंबर लाओ, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, वो कहना हम ना भूलें, और वो प्यार उतना ही दें। उसी तरह से उसको हलवा पूड़ी खिलाएं, चाहे वो कुछ भी करके आए इम्तहान में, जैसा आप उसके बर्थडे पे करते हैं, सेम सेलिब्रेशन मस्ट गो ऑन। आई कैन गारंटी देयर बहुत वॉन्ट बी अच्छे एनी से आपने प्रॉब्लम। बताया सर, और जो टिप्स दी है कि हमें ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि तू मेरा बेटा नहीं है या बेटी नहीं है। जो शब्द हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सहज व्यवहार है वो रखना चाहिए हमें हमारे बच्चे की तरफ। सर जो ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स टीचर्स के लिए भी होते हैं और पेरेंट्स के लिए भी होते हैं, तो उसमें किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है? खासकर पहले अगर टीचर की बात करें, क्योंकि शिक्षा मेन इम्पोर्टेंटली वो ही दे रही है हमारे बच्चों को, तो टीचर्स का ओरिएंटेशन किस प्रकार होता है? हम अपने स्कूलों में ये कंपलसरी है, और अभी जो सीबीएसई का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, टीचर्स के लिए 50 घंटे की ट्रेनिंग हर साल होना है, और उस ओरिएंटेशन में यही बताया जाता है कि हाउ टू हैंडल द चिल्ड्रन। आप सब्जेक्ट नॉलेज है तभी तो आप टीचर बने हैं, तो सब्जेक्ट नॉलेज एक पार्ट है, बट हाउ टू डील विद द चाइल्ड, आप बच्चे को क्लास में कैसे बात सर करें। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी जुड़े हुए हैं। जी सर, नितिन सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, सर आपसे जानना चाहेंगे स्कूलों को किस प्रकार से आप निर्देश देते हैं, खासकर जब परीक्षा की तैयारी की बात होती है, एग्जाम का समय पास आ रहा होता है, तो क्या निर्देश दिया जाता है? जी, सबसे पहले तो कि बच्चों को जो पढ़ाई का इस समय जो तनाव होता है, निश्चित तौर पर थोड़ा तनाव रहता है जी, पर ये कि मैं उनके पेरेंट्स को चाहूंगा कि वो अपने बच्चे को इस तरह से तैयार करें कि वो बच्चा बताए स्वयं, मतलब उनको कि कोई बता उसको कहे कि उत्साह से वो परीक्षा में भाग ले, और वो जो पढ़ाई करता है तो वो तनाव में ना करके उसके जो हमारा परीक्षा का ब्लू प्रिंट है, आजकल सभी बोर्ड एग्जाम्स के सभी में ब्लू प्रिंट रहता है। जी सर, वो ब्लू प्रिंट देखे और उसके आधार पर वो फाइनल अपनी स्टडी करे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी चीज और जो है उनके जो टीचर्स, हमने एक उमंग हमारे यहाँ संस्था है, अगर उनकी कोई भी साइकोलॉजिकल अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वो अपना ऑनलाइन
उस पर अपना उनसे काउंसलर से बात कर सकते हैं बिल्कुल और अपनी जो भी समस्या है जैसी है जी। उसका बताया वो निराकरण करते हैं। उनका जो सोशल साइंस टाटा से उनका पूरा कोलैबोरेशन है जी। और वो हर समस्या का हल करते हैं। जी उनका सर। जो लैंडलाइन नंबर है 14225, इस पे वो लगा सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। और दर्शकों, आप ये टोल फ्री नंबर भी नोट कर लीजिए 14225, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या भी बता सकते हैं। खासकर आपका बच्चा अगर स्ट्रेस में है। उमंग संस्था के बारे में भी सर ने बताया और ब्लूप्रिंट्स के बारे में बताया। तो दर्शकों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर राजेश जी से और बात हो रही थी टीचर्स के ओरिएंटेशन के बारे में। जी सर, आप बता सकते हैं सर। तो ओरिएंटेशन में यही बताया जाता है कि सब्जेक्ट नॉलेज तो है ही है, आप बच्चे को इतने सहजता से और उसके लेवल पे जाके देखिए, मैं बहुत नॉलेज रखता हूँ, मैं अपने लेवल बात, मेरे को बच्चे के लेवल, क्योंकि पढ़ाना बच्चे को है, हम बोलते हैं चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, तो हर टीचर को उस बच्चे के लेवल पे जाके वो समझाने की ज़रूरत होती है। ये ओरिएंटेशन में बताया जाता है कि आप प्लस रोचक तरीके से कहानियों के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जब टीचर उसमें प्रयोग में लाता है तो बच्चे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी होता है और वो सीखता भी है। बिल्कुल मैम, सर बहुत अच्छे से बताया। सोनम जी, आप क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें? क्या टीचर भी कभी स्ट्रेस में होता है? मुझे लगता है मैंने टीचर्स को उनके हाथ हिलते हुए देखे हैं, नींदें उड़ती हुई देखी हैं, बच्चों के पीछे से गोदी में लेके घूमते हैं, मैंने उनको ये देखा है। एंड वो आधी रात को भी अगर टीचर को कॉल करते हैं ना, टीचर हाजिर रहते हैं। बिल्कुल। तो ये टीचर का एक डेडिकेशन है बच्चों की लाइफ में। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल इंक्लूसिविटी के ऊपर बहुत फोकस है, इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं, वहाँ पे स्कूल्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कोई, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत हम बहुत सारी बात करते हैं, पर कई डायनामिक प्रिंसिपल्स ये काम बहुत पहले से बच्चों को सपोर्ट करते आ रहे हैं। चाहे उनके मेडिकल कंडीशंस हों जिनमें वो स्कूल में जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकते, उनके लिए प्रोविजंस हैं और उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। आप ये ध्यान रखें, जिनके बच्चे स्पेशल नीड रखते हैं, स्पेशल नहीं बोलना चाहिए, स्पेशल बच्चे स्पेशल नीड रखते हैं, जहाँ पे उनको लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, ऑटिज़म है, ADHD है, CBSE और कई अदर बोर्ड्स में उनके लिए प्रोविजंस हैं। तो उन बच्चों को प्रोविजन मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उनके साथ स्क्राइब होते हैं, बहुत सारे आजकल नए टेक्नोलॉजी सपोर्ट आ गए हैं जी। तो एजुकेशन में ये बदलाव आ रहे हैं और टीचर भी उसके प्रति सेंसिटिव है, स्कूल्स भी सेंसिटिव हो रहे हैं। वहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एक प्रिंसिपल का डायनेमिक होना उस पूरे इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है, क्योंकि वो एक फैसिलिटेटर का रोल करते हैं टीचर, पेरेंट और पूरे स्कूल इन्वायरमेंट के बीच में। तो स्कूल की आत्मा बच्चे हैं और वो उनके साथ मिलके उसको आगे ले जाते हैं। तो आई रियली बिलीव कि ये वाले सेक्टर में भी बच्चों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि प्रिंसिपल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और फैसिलिटेटर होते हैं और जिससे पूरा आगे जो इन्वायरमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। चलते चलते राजेश सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कैसे वे ध्यान रखें अपने बच्चों का? पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज, टीचर्स के लिए क्या? मेरा सबसे पहले पेरेंट्स को ये कहना है कि अगेन बच्चे पर विश्वास रखिए, उसको जो आवश्यकता है उनका ध्यान रखें और हमेशा जो घर में माहौल हो वो ऐसा सहज रहना चाहिए कि परीक्षा भी, प्रधानमंत्री तो कहते हैं परीक्षा एक उत्सव है, अगर एक उत्सव न मना सके तो कम से कम नॉर्मल तो रहिए कि आज कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे बेटे की परीक्षा है। पेरेंट ये रखें। बच्चों से मेरा कहना ये है कि अपनी तैयारी पर विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, या ये कभी ना सोचें कि मेरे जो क्लासमेट है उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी है। नहीं, जो मेरी प्रिपरेशन है वही मुझे काम आने वाली है। अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखें और उसी की तैयारी से जाएं, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। बिल्कुल और सर, उस पर चलते जाएं। हेल्पलाइन नंबर ज़रूर दे दें आप। हाँ, हेल्पलाइन नंबर मैं कहना चाहूँगा पूरे भारत के लिए है, वो मनोदर्पण हमारी शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया हुआ है, उस पर हम लोग काउंसलर सब हैं और वो नंबर है 8448440632। बिल्कुल, आप 844-844-0632। बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिए 8448440632। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा सर, आपने बहुत ही Thank अच्छे से you. विस्तार से बताया कि किस फिर से प्रकार बधाइयाँ आपको और दूरदर्शन भोपाल को कि ये प्रोग्राम आपने रखा।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, सोनम जी हमारे साथ बनी रहेंगी। आज की बात में एक और महत्वपूर्ण विषय है, बालिका सुरक्षा पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या कुछ खास है फिटनेस में। साइकिलिंग शरीर के स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करती है और किसी व्यक्ति की धीरज क्षमता को बढ़ाती है और बहुत ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम काम करने में अधिक मन लगा पाते हैं। आमतौर पर यह हमारी सभी एक्टिविटीज के लिए बहुत ऊर्जा प्रदान करती है। ये हमें व्यायाम और फिटनेस एक्टिविटीज के लिए प्रेरित करती है। अगर हम बात करें साइकिलिंग के फायदों की, तो सबसे पहले साइकिलिंग तनाव को कम करती है। इसके अलावा साइकिलिंग वजन घटाने में भी मददगार है। कैलोरी जलाने के लिए साइकिलिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। यदि कोई व्यक्ति 10 मील प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है, तो वह 1 घंटे में 260 कैलोरी कम कर सकता है। साइकिलिंग जांघों और नितंबों की सामने की मांसपेशियों को एक्सरसाइज करने में मदद करती है। नियमित रूप से वर्किंग आउट करने वाले व्यक्ति के वजन को नियंत्रित रखने में भी साइकिलिंग मददगार है। साइकिलिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। साइकिल चलाने से हमारी मांसपेशियों की टोनिंग होती है। साइकिल चलाने से हमारा हृदय स्वस्थ रहता है और साइकिल चलाने से हमारा रक्त परिसंचरण भी बेहतर रहता है। तो आइए जानते हैं साइकिल चलाने के क्या-क्या लाभ हैं। डेफिनेटली काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपके फिटनेस लेवल्स काफ़ी इम्प्रूव होते हैं। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एंड्योरेंस बढ़ जाती है। आपके आज जो बीमारियां होती है उनसे आप थोड़े दूर हो जाते हो। आपकी एज यू ग्रो इन एज आपके बहुत सारे एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं, उसके ऊपर आपकी रोक लग जाती है अगर आप साइकिलिंग या रनिंग वगैरह आप रेगुलरली करते हो। जैसे कि देखा गया है जिम में कार्डियो में साइकिलिंग होती है और ये साइकिल, इस दोनों में कितना डिफरेंस पाते हैं आप फिटनेस को लेकर के? देखिए, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। वो एक जगह पर आप एसी में या फिर ऐसी जगह पे आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कर रहे हो। यहाँ पे आप नेचुरल हवा में करते हो, सुबह जल्दी उठ करके करते हो, आपको एनवायरनमेंट देखने मिलता है, आपको क्लाइमेट एंजॉय करने मिलता है और साथ ही साथ में आपको और भी लोग मिल जाते हैं जो साथ में साइकिलिंग करते हैं। अच्छी खासी आपकी सोशल एंगेजमेंट भी हो जाती है, जो आजकल सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड है। आपका जो रूटीन है उसमें आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे निकलते हैं और कितना टाइम आप देते हैं इसको? रेगुलरली नहीं हो पाता है जॉब्स की वजह से, बट जब भी मौका मिलता है मॉर्निंग टाइम में हम साइकिलिंग ज़रूर करना चाहते हैं, करते हैं। साइकिलिंग में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि उसमें आप नेचर में जाके बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, आपकी स्टेमिना बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, आप फिट रहते हो, ये सारे फ़ायदे होते हैं। इसलिए मेरे को साइकिलिंग ज़्यादा अच्छा लगता है। कंसंट्रेशन भी बढ़ता है इससे बहुत ज़्यादा, आप फोकस रहते हो, पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान लग जाता है। दर्शकों, और अब हम आज की बात में एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, बालिका सुरक्षा के बारे में। बालिकाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। कहीं ना कहीं हम समाज में देखते हैं कि बालिकाओं के साथ हिंसा होती रहती है। तो आइए आज उसी पर बात करेंगे और जिसके लिए हमारे साथ हैं एसीपी निधि सक्सेना जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। और साथ ही मनोवैज्ञानिक हमारे साथ सोनम मैम हैं, जो कि पहले जो चर्चा हुई उसमें भी थी हमारे साथ। निधि मैम, आपसे जानना चाहेंगे, बालिका सुरक्षा की बात आज भी करनी पड़ती है, कितनी सुरक्षित हैं बालिकाएं? जी, मैं आपको बता दूं कि अगर भोपाल का ही बात की जाए तो हम ये कहना झूठ होगा कि 100% बालिका हमारी सुरक्षित हैं, क्योंकि अगर भोपाल कमिश्नरेट का ही डाटा देखें तो बहुत से क्राइम्स छोटे बच्चों के साथ आए दिन होते रहते हैं जी। बट ये प्रयास किया जाता है, हम जागरूकता अभियान के थ्रू ये प्रयास करते हैं कि अगर हमारे पास वो कंप्लेंट्स आएँ, हम तक अगर वो पहुँचें, तो हम ईज़िली जितनी जल्दी उन्हें राहत दिला सकते हैं, उन्हें सुरक्षित महसूस करा सकते हैं। तो वो काम पुलिस कर रही है। बहुत से बड़े लेवल पे कुछ अभियान
चल रहे हैं जिसमें जो बच्चियाँ घर छोड़ के या तो किडनैपिंग के मैटर्स ले लें या रेप के मैटर्स देख लें, ये बहुत नंबर्स ऑफ मध्य प्रदेश में हैं। बट दिन प्रतिदिन भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से, मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि जागरूक किया जाए, ये कंप्लेंट्स आएँ और ऐसे अपराधियों को पकड़ के जहाँ उनकी सही जगह है वहाँ उन्हें पहुँचाया जाए। जी मैम, कैसे जागरूक करते हैं आप लोगों को? मतलब अगर देखें 2 लेवल्स रहते हैं लोगों के, उसमें देखें तो जो नीचे तबके के लोग रहते हैं वहाँ भी बालिकाएं बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं, तो वहाँ पर कैसे आप इन बालिकाओं को ट्रेन करती हैं, कैसे उनको जागरूक करते हैं उनकी सुरक्षा के कृतिका जी, प्रति? अभी भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने कुछ इनिशिएटिव प्रोग्राम्स लिए हैं जिसमें सृजन एक प्रोग्राम है जी। सृजन के तहत जो हमारी झुग्गी बस्तियां हैं, स्लम्स हैं भोपाल में, अगर मैं कुछ नाम लूँ तो हमारे 12 नंबर मल्टी में जो स्लम्स हैं, कमला नगर में जो हैं, वहाँ पे ऐसे कैंपेन चला रहे हैं जो हमारे निचले तबके की बस्तियों के सिर्फ किशोरी बालिकाओं को भोपाल पुलिस की तरफ से सेल्फ डिफेंस की क्लासेस दी जाती हैं, उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़की या लड़की अगर हम बात करें तो अगर वो आत्मविश्वासी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है जी, तो भले ही वो फिजिकल रूप में उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अपनी आगों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो बहुत से तरीक़ों से बच निकलती है और अपने आप को एक असुरक्षित माहौल से सुरक्षित माहौल में ले आती है, जिसका प्रयास भोपाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि जो बच्चियां अफोर्ड नहीं कर पाती हैं आर्थिक रूप से, उनका सहयोग हम करें और उनको इस लायक बनाएं कि उनके साथ अगर कोई घटना होती है तो वो खुद अपने स्तर पे इससे निपटने का प्रयास करें। बिल्कुल, आपने किशोरी अवस्था की बात करी, सोनम जी हैं हमारे साथ मनोवैज्ञानिक। किशोरी अवस्था में देखा गया है सबसे ज़्यादा क्राइम रेट बालिकाओं के साथ, ऐसा क्यों होता है? देखिए, किसी की किशोरी अवस्था तो एक ऐसी अवस्था है क्योंकि हम जहाँ पे देख रहे हैं उनको टीनेजर्स को बहुत आसानी से कई चीज़ों की एक्साइटमेंट भी रहती है जी, तो कई बार बच्चे ट्रैप में भी फंस जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आप आज का डेटा देखें तो एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं कि काउंसलिंग के दौरान कितने ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे यंग बच्चे आ रहे होते हैं और वो अपने पेरेंट को कई बार नहीं बता पाते हैं चीज़ें। तो 60 to 70% केसेस में बच्चे बहुत डिले करते हैं और वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाता है, या तो वो डिप्रेशन का केस बन के आता है, ट्रॉमा का केस आएगा, वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सेल्फ हार्मिंग करते हैं, कट्स देखेंगे आप इन बच्चों के हाथ पे, और ऐसे में बच्चे बिल्कुल भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक केस था थोड़े दिनों पहले, वो बच्ची कहती थी मुझे भूत नज़र आते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो इस तरीके की घर में बोलती थी जी, और वो इसलिए बोलती थी कि वो इतने ट्रॉमा में चली गई थी कि उसकी मेंटल स्टेट ही नहीं थी कि वो रियल चीज़ को वहाँ पे बता पाए। तो टीनेज एक ऐसी एज है जहाँ पे बच्चों का जो कॉर्टेक्स होता है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं है, तो उसमें उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं होती। तो आप कहते हैं बच्चा समझ जाए, आप उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं वहाँ पे, तो अभी उनका ब्रेन पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, तो इसी में इनको और शॉक भी लग गया। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जब इस तरीके के केसेस आते हैं। तो इसमें सिर्फ एक अकेले थेरेपी या एक थेरेपिस्ट का रोल नहीं होता है, काफ़ी घर वालों का भी रोल होता है, जिसमें कई बार ये देखने को मिलता है कि घर वाले पुलिस के पास नहीं जाना चाहते। बिल्कुल, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न मैं निधि मैम से पूछना चाह रही थी। पुलिस के नाम से ही घबराते हैं लोग, और खासकर घर की जो महिलाएं होती हैं वो ही कहीं ना कहीं छुपा देती हैं, उन चीज़ों को दबा देती हैं, तो बच्ची तो दूर की बात है कि वो आपके पास आएगी। ऐसी सिचुएशन में कैसे पुलिस काम कर पाती है? आपके लिए भी चैलेंजेस रहते होंगे, और जिस चीज़ के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है वो सॉल्व नहीं होता, तो लोग कैसे अप्रोच करें पुलिस को? अभी मैम इसी के संबंध में बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं। पहले वुमेन पुलिस ऑफिसर्स आपको इतनी इजीली नहीं मिलती थी, या निचले तबके पे भी हमारे कांस्टेबल्स जो थे वो फीमेल नहीं होती थी, बिल्कुल, क्योंकि महिला संबंधी अपराधों का प्रतिशत बढ़ा, स्पेशली छोटी बच्चियों के साथ प्रतिशत बढ़ रहा है। इसीलिए फीमेल्स ऑफिसर्स की भर्ती भी ज़्यादा शुरू हो गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महिलाएं की प्रॉब्लम ज़्यादा इजीली तरीके से समझती हैं जी। मध्य प्रदेश पुलिस में एक ऊर्जा हेल्प डेस्क नाम से जो डेस्क है, जो हर थाने में है। भोपाल कमिश्नरेट में लगभग अभी 38 थाने हैं, जिनमें सभी थानों में एक ऊर्जा हेल्प डेस्क है, जो एक फैमिलियर माहौल प्रदान करता है कि उसमें एक पुलिस ऑफिसर ही होती है जो सब इंस्पेक्टर रैंक की होती है, वही उस बच्ची को सुनती हैं। और हम लोग फिर काउंसलिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि अगर पॉक्सो में ये मैंडेट है, पॉक्सो जो एक्ट है उसमें, कि जो छोटे बच्चों के साथ अगर कोई अपराध होता है तो उसमें उनकी काउंसलिंग कराना अनिवार्य है। हम बच्चों को एनजीओ के माध्यम से, CWC के माध्यम से उनकी काउंसलिंग कराते हैं जी।
और जो आप कह रही हैं कि बच्चे डरते हैं, तो मैं जब उनकी अपब्रिंगिंग होती है तभी से मैं ये सभी से, अगर जो भी कार्यक्रम दिख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि यूनिफॉर्म देख के डरे ना बच्चे। मेरे साथ ही कहीं ये वाक़या होता है, जब मैं यूनिफॉर्म में जाती हूँ तो बच्चे दिखते हैं तो उनकी मम्मी बोलते हैं कि देखिए आप ये मत करिए वरना आंटी पकड़ के ले जाएंगी। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे बच्चों के दिमाग पे एक इम्पैक्ट जाता है कि शायद ये यूनिफॉर्म में जो पहने हुए हैं ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। बट मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि बच्चों को फ्रेंडली बनाएं, यूनिफॉर्म देखें तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जब हमारी डायल 100 की गाड़ियाँ जाती हैं, रात में जब कोई गाड़ी नहीं घूमती, जब वो डायल 100 की गाड़ी घूमती है तो मुझे लगता है हम सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल। उसी तरीके से जब छोटे बच्चों के सामने कोई पुलिस ऑफिसर दिखे तो वो उनमें ये कॉन्फिडेंस आए कि अब हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने कि वो पेरेंट्स को ही एक व्यवहार चेंज करना पड़ेगा पुलिस के प्रति, और जब बच्चों को डराएं पुलिस के नाम से तो ये भी बताएं कि हेल्प के लिए है पुलिस, आपकी सुरक्षा के लिए है पुलिस। बिल्कुल सही बात कही। बालिका सुरक्षा की बात हो रही है मैम, स्कूल जाती हैं बच्चियाँ, कोचिंग जाती हैं, कहीं ना कहीं छोड़ना ही पड़ता है, किशोरी अवस्था में भी उनको छोड़ना ही पड़ता है पेरेंट्स को, लेकिन कैसे वे आत्मनिर्भर बने, कैसे अपनी सुरक्षा करें, उनकी काउंसलिंग कैसे करें? इसमें भी मैम कहीं ना कहीं एक अपब्रिंगिंग का पार्ट है। हम दिन प्रतिदिन यही बातें करते हैं कि बच्ची है अगर घर में तो 7 बजे तक आ जाइएगा, और अगर हमारा लड़का है तो हम उससे कोई भी टाइम नहीं पूछते, भले ही वो 10 बजे या 11 बजे आ रहा है। बिल्कुल। हम ये नहीं सोचते कि शायद हमारा लड़का किसी बाहर लड़की को असुरक्षित महसूस करा रहा होगा। जब अपब्रिंगिंग में ही समानता होगी दोनों बच्चियों को, लड़के को, ये साथ में इस तरीके की हमारे साथ अर्चना साहे जी हैं जो कि निदेशक हैं आरंभ NGO की। बहुत बहुत स्वागत है अर्चना मैम। नमस्कार मैम। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप हेल्पलाइन भी ऑपरेट करती हैं, उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। हाँ, आरंभ जो हमारी संस्था है वो चाइल्ड हेल्पलाइन रन करती है जी। पिछले 24 सालों से हम लोग लगातार मैम आपको बताना चाहेंगे, बालिका सुरक्षा पे आज हम बात कर रहे हैं, बालिका सुरक्षा के बारे में, तो किस प्रकार से आपकी संस्था जो NGO है किस प्रकार कार्य करती है, और आपका जो हेल्पलाइन नंबर है वो कितने मददगार है? हाँ, बालिका सुरक्षा को लेके तो जैसे क्योंकि चाइल्ड हेल्पलाइन का तो है कि लड़के लड़कियां सभी के लिए ये हेल्पलाइन है जी। 18 साल से कम वाले बच्चों के साथ जिस भी तरह की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे स्कूल में हो, कम्युनिटी में हो, उस तरीके से। और बालिका सुरक्षा को लेके चूंकि चाइल्ड लाइन सिर्फ एक हेल्पलाइन की तरह काम नहीं करता, हम आउटरीच प्रोग्राम। बिल्कुल। हेलो, हाँ जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। हाँ, मैं बोल रही थी कि ये हेल्पलाइन सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फोन के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम आउटरीच प्रोग्राम भी बहुत सारा करते हैं जी। पुलिस विभाग के साथ मिलके, जो महिला सेल है उनके साथ मिलके जगह जगह पर शिविर लगाते हैं, स्कूलों में जाते हैं जहाँ पे लड़कियाँ ज्यादातर जो लड़कियों के स्कूल है वहाँ पर। और अब हमने एक छोटा सा प्रयास लड़कों के स्कूल में भी किया जी, क्योंकि बालिका सुरक्षा की जब हम बात करें तो सुरक्षा किससे मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी कि आपको जो है एक लड़की को एक रिस्पेक्ट की नजर से देखना है, और उसके साथ किसी भी तरीके का शोषण नहीं हो, तो आपको अपने पावर का, आप पावरफुल अपने आप को मानते हैं तो अपने पावर का इस्तेमाल उस तरीके से करिए। बिल्कुल तो सही। हमारी गतिविधियाँ आउटरीच होती हैं, हम ग्रुप आउटरीच करते हैं, नाइट आउटरीच करते हैं, ये सब हम समन्वय के साथ महिला बालिका से और खास तौर पर पुलिस विभाग के साथ जो महिला सेल है, ऊर्जा डेस्क है, जो हमारे थानों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी मौजूद है, उनके साथ मिलकर हम लगातार। बिल्कुल। अर्चना मैम, आपका हेल्पलाइन नंबर जानना चाहेंगे आपसे। जी, जो चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है वो 1098 है। 108 10 और 8 1098। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत अच्छे से बताया किस प्रकार से आपका NGO पुलिस विभाग के साथ कार्य कर रहा है, और आउटरीच पर भी आप काम करते हैं हेल्प डेस्क के अलावा। हेल्प डेस्क नंबर आपने जो बताया 1098, दर्शकों आप नोट कर सकते हैं। और अगर विषय से जुड़ी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 0755-266-0049 और दूसरा नंबर है 1800-233-00340। हमारे साथ निधि सक्सेना मैम हैं जो कि सहायक पुलिस आयुक्त हैं महिला सुरक्षा। मैम, हम बात कर रहे थे बालिकाओं की सुरक्षा के बारे में और आपसे जानना चाह रहे थे कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कोचिंग जाना है या स्कूल जाना है, बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ता है, ड्राइवर्स रहते हैं, बस रहता है, तो उस समय कैसे सुरक्षा?
जी, अभी जैसे कि आपने देखा होगा, अभी कुछ समय पहले ही भोपाल में एक केस हुआ था, बहुत छोटी बच्ची के साथ स्कूल बस में ही केस हुआ था। जी। तो स्कूल की बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो प्रोवाइड कराती हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद भी हैं। उसमें बिल्कुल। जीपीएस सिस्टम्स होते हैं, जी। सीसीटीवी कैमरे होते हैं, जो स्पेशली छोटी बच्चों के साथ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियरी हो जाता है। जो थोड़े से एडल्ट बच्चे हैं, जो किशोर अवस्था में आ जाते हैं, वो बहुत सी चीज़ें समझते हैं। बिल्कुल। छोटे बच्चों से यही हो सकता है कि हम उन्हें गुड टच के बारे में, बैड टच के बारे में बताएं, क्योंकि हम उन्हें सेक्स एजुकेशन नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये चीज़ें स्कूल्स में भी होनी चाहिए, जो स्पेशली किड्स के स्कूल्स हैं उनमें भी, और जो हमारे टीनेजर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए क्या अच्छा है ये उन्हें पता होना चाहिए। जब ये अवेयरनेस रहेगी तभी वो लॉ के बारे में जान पाएंगे, तभी कानूनों से उनका जुड़ाव होगा कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम नियर अबाउट पुलिस स्टेशन पे जा सकते हैं। हमारा पुलिस का जो नंबर है वो 100, जो कि गाड़ियाँ होती हैं, FRB जिन्हें हम बोलते हैं। अगर कोई भी उस नंबर पे कॉल करता है, जो बच्ची है अगर उसके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है या उसके साथ ईव टीजिंग हो रही है, तो वो नियर अबाउट FRB घूमती रहती है स्कूल्स एंड कॉलेजेस के सामने, और वो उस पर कॉल करें तो विद इन 5 to 10 मिनट्स पुलिस जो है वो उनके पास पहुंच जाती है। उसमें फीमेल हमारे कांस्टेबल्स भी होते हैं और हमारे और पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं। और मैं बच्चियों से भी ये कहना चाहूँगी कि हम खुद बहुत से ऐसे टैक्टिक्स हैं जो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस होती हैं या यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो बच्चे सभी मोबाइल्स यूज़ करते हैं। एक अभिभावक हमारे साथ जुड़े हैं, रौनक जी हैं। जी रौनक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी रौनक जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे साथ एसीपी निधि मैम है। जी मैम, 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ जी, और मैं कोचिंग जाती हूँ जी इको की। जी। तो कभी तो ठीक लगता है रास्ते में, पर कभी कभी थोड़ा सा अजीब फील होता है जी। क्या आपकी परेशानी का कारण आप बताइए। फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो ठीक लगता है, पर अकेले जाने में थोड़ा सा ऐसा जी 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 रौनक जी, हम आपका प्रश्न समझ पा रहे हैं। जब वे किसी के साथ होती हैं तो सुरक्षित फील करती हैं, लेकिन जब अकेले वो ट्रैवल करती हैं तो उतना सुरक्षित फील नहीं करती हैं। मैं इसके आंसर दोनों तरीके से दूंगी, एज महिला होने के नाते भी और एक पुलिस अधिकारी होने के नाते भी। एज अ महिला मेरा ये आंसर है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरीके की हो और हमारे आई कॉन्टेक्ट कुछ इस तरीके से हो कि कोई भी अगर हमें गलत नज़रिए से देख रहा है तो हम अपनी आँखों से, अपने बॉडी लैंग्वेज से उन्हें ये बता दें कि अगर वो इससे आगे बढ़ेंगे तो वो उनके लिए घातक हो सकता है। लेकिन एज अ पुलिस ऑफिसर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास कुछ नंबर्स मैं आपको दे देती हूँ, जैसे अगर आप वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 लगाएंगे या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, या मैंने आपको एक स्पेशली 100 नंबर बताया 100। इन तीनों नंबर पे जब भी आप कॉल करेंगे तो ईजी टू ईजी वे, इतनी जल्दी हो सकता है पुलिस आपके पास आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हम कंप्लेन करें या पुलिस स्टेशन जाएं, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि इतना रास्ता आपको क्रॉस कराना है या वो थोड़ा सा जहाँ पे लाइट कम है, सुनसान इलाका है, वहाँ पे भी पुलिस की गाड़ियाँ घूमती हैं, वो आपको उस अंधेरे रास्ते से पार करा लेंगी। जहाँ आपको असुरक्षित महसूस होता है उस जगह पे पुलिस रहेगी और फिर आप सुरक्षित स्थान पे पहुँच जाएंगी। निधि मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया और दर्शकों को बहुत अच्छा मैसेज है। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी मदद के लिए, और जो हेल्पलाइन नंबर आपने सेट बताए हैं 100 जो कि 100 है, सबसे आसान है। कभी भी हम परेशानी में आए तो 100 डायल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 1090 और तीसरा नंबर है 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। तो ये सारे नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आप अपने साथ रखिए। निधि मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कोई भी बालिका है जब वो असुरक्षित फील करती है, अगर वो 100 डायल करती है और अपनी जो समस्या है वो शेयर करती है, तो क्या पुलिस तुरंत उस जगह पहुंचती है या उसकी काउंसलिंग की जाती है? नहीं, डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उस पुलिस स्टेशन में लगभग 2 या 1 गाड़ी जो है वो यही काम कर रही है, और जो थाने की टेरिटरी होती है उसी क्षेत्र में वो भ्रमण करती है। तो जब भी आप कॉल करेंगे विथ इन 5 to 10 मिनट्स पुलिस आपके रीच तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। और कोई डेंजर में हो, डेंजर मतलब खतरा हो उस बालिका को, तब क्या करना चाहिए? अगर खतरा है तो भी हम वही बोलेंगे कि 100 वो डायल 100 लगाएं,
और उसमें क्योंकि बहुत सारे पुलिस पर्सनल होते हैं, हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर होती हैं, वो तुरंत, क्योंकि अधिकतर अब क्या होता है कि हम नहीं चाहते, कभी कभी बहुत से लोग होते हैं वो कंप्लेन करना नहीं चाहते, तुरंत उसका निवारण चाहते हैं ऑन द स्पॉट। उसी के लिए वो टीम है, उनके लिए 24 आवर्स रहती है ये टीम, उनका रोटेशंस में ड्यूटी लगती रहती है, वो बदलते रहते हैं और दिन भर वो अपना फीडबैक भी इसमें जाता है कि अगर कोई बच्ची थी जिसके साथ ईव टीजिंग हो रही थी, उसका बाद में फीडबैक भी इसके तहत लिया जाता है। बिल्कुल। आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? लास्ट में जैसे कि आपने जो प्रश्न किया था, मैं उसमें यही कहना चाहूँगी कि पुलिस की वर्दी देख के डरे ना, स्पेशली छोटे बच्चे, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और पुलिस आपकी हेल्प के लिए है। कभी कभी शायद ऐसी इमेज पोर्ट्रे हो गई है कि हम क्या बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप से दिखते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जब अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, तो उनके लिए हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। सोनम मैम, आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगी बालिका सुरक्षा के बारे में? देखिए, जैसे मैम ने कहा, ये कि वर्दी को नहीं देखें, प्लस समाज के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है, समाज हम लोगों से बनता है, हम लोग एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव रहेंगे। किसी के साथ अगर कुछ हो रहा है, वहाँ पे कई लोग बहुत चुप हो जाते हैं और उसको कंप्लेन नहीं कर पाते या रिपोर्ट नहीं कर पाते, वहाँ संकोच करते हैं। और थोड़ा सा ऐसा सर्कल डेवलप करने की कोशिश करिए कि जहाँ पे सेफ फील हो, स्पेशली जो बच्चे हैं वो आपस में अपने कोलैबोरेटिव ग्रुप्स बना के रखें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ें आपको टच कर सकती हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। और निधि मैम, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया कि किस तरीके से पुलिस सहायता करती है बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, और जो पुलिस है उसकी वर्दी से नहीं डरना है क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए बनी है। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार।